हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय डेबी। आई होप आप मस्त होंगे और स्टडी के लिए रेडी होंगे। इसमें मैं क्या हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं उसके की पॉइंट मैंने इसमें किया है, जो कि PYQ अगर देखेंगे उसमें आए हैं। उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं उसी को मैंने इसमें क्रिएटिव में लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले देखते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज क्या होता है। तो क्या होता है भैया, सामाजिक घटनाओं, संबंधों, संस्थाओं को व्यवस्थित रूप में समझाने वाले कंसेप्ट, प्रोपोजिशन, एक्सप्लेनेशन का समूह सामाजिक सिद्धांत कहलाता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि जितने भी कंसेप्ट हैं और उनके एक्सप्लेनेशन को हम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज कहते हैं। ठीक है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, समाज को कैसे समझा जाता है, समाज के व्यवहार की व्याख्या किया जाता है, समाज में किस प्रकार से चेंजेज आ रहे हैं उसको देखा जाता है, और सामाजिक संबंध जो हो पैटर्न होते हैं उसको समझते हैं। आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध के पैटर्न क्या होते हैं उसको समझते हैं। एनालिसिस ऑफ सोशल प्रॉब्लम, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं समाज में उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला थिंकर क्या है? अगस्ट काम, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है थियोलॉजिकल, धार्मिक अवस्था। इसमें क्या कहते हैं, धार्मिक घटनाओं के जितने भी हैं घटना एक व्याख्या किए जाते हैं। ठीक है, इसमें 3 है, इसके 3 उपभाग हैं। पहला है फेटिसिज्म और पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म। ठीक है, सेकेंड क्या है इसमें? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में क्या आध्यात्मिक अवस्था में देखा जाता है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट फोर्स ऑफ द फिलोसफिकल आइडिया की घटनाओं की व्याख्या किया जाता है। पॉजिटिव में क्या हो गया? साइंस से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था समाज को, सोशियोलॉजी को कहा जाता है डायनेमिक स्टैटिक। ये भी उन्होंने कंसेप्ट दिया था। डायनेमिक में क्या होगा? वो परिवर्तित हो रहा होता है। सामाजिक परिवर्तन जैसे होता है, प्रोग्रेस होता है कि बढ़ता है फिर घटता है, वो होगा। डायनेमिक क्या होता है? कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो स्टेबल रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। ठीक है, हार्बर्ट स्पेंसर, अगर देखा जाए थर्ड थिंकर में तो हार्बर्ट स्पेंसर हैं। इनका सबसे बड़ा ये क्या रहता था, जो भी चीज़ होती है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो तुलना करते थे कि जैसे मेरा मतलब एक जीव होता है, उसके हाथ पाँव पैर जैसे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे मिल के काम करते हैं, उसी तरह से हमारी सोसाइटी भी काम करता है। तो इनका ऑर्गेनिक एनोलॉजी, ये वाला इंपॉर्टेंट यार, इसको याद रखना। ऑर्गेनिक एनोलॉजी जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ये कॉन्सेप्ट याद कर रखना। इसमें क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं स्पेंसर ने कहा सोसाइटी की तुलना क्या था लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन मिलकर काम करते हैं, वैसे सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन जैसे मैरिज, फैमिली, किनशिप ये हो गए, ये भी मिल के क्या करते हैं? समाज को चलाते हैं। ठीक है, ये हो गया, अवस्था बनाए रखते हैं। मुख्य कंसेप्ट क्या है? सोशल ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारा बॉडी जिस तरह से काम करता है वो हो गया। और सोशल डिफरेंसेस, एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। इंटीग्रेशन, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। एवोल्यूशन, कैसे प्रोसेस में मतलब इनका विकास हुआ है। ठीक है, एक कंसेप्ट इनका आता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी। इसमें क्या होता है कि समाज पहले था सिंपल सोसाइटी से कंपाउंड सोसाइटी कैसे हुआ था, क्या हुआ पहले, क्या हुआ था, समाज क्या था? सिंपल था, सिंपल से कंपाउंड हुआ, फिर डबली कंपाउंड हुआ, ट्रिपली कंपाउंड हुआ। ठीक है, ये कैसे बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स कैसे बना, ये बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंकर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है भैया। क्लासिकल थिंकर में अगर देखा जाए तो दुर्खीम, ये हो गए मार्क्स पेपर 3 है क्लासिकल थिंकर में। तो इनका है कार्ल मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी कंसेप्ट देते थे ये हमेशा इकोनॉमिक बेस पे देते हैं कि कुछ भी अगर समाज में हो रहा है तो उसका मुख्य आधार अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक है। ठीक है, कार्ल मार्क्स सोशियोलॉजी में योगदान देते कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से जुड़े थे। ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ये भी था कि जो कि वो हमारे इतिहास में है। भौतिक मटेरियलिज्म जो है भौतिकवादी ही उसका जो कि कॉन्फ्लिक्ट है इतिहास यही है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार सामाजिक विकास को समझने के लिए मटेरियल मतलब इकोनॉमिक कंडीशन महत्वपूर्ण है। देखो मैंने कहा था इकोनॉमिक, तो ये कह रहे इकोनॉमिक कंडीशन ही महत्वपूर्ण है समाज को समझने के लिए। मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये रहा है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होने के लिए क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो इसके 2 कंपोनेंट, पहला है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि किसी चीज़ से हम फोर्स लगा के किस प्रकार से प्रोडक्शन करते हैं। जैसे क्या होगा? लेबर से हम क्या करेंगे? लेबर रहेगा तो हम कोई प्रोडक्शन करेंगे। टेक्नोलॉजी होगी तभी तो हम मतलब बताएं टेक्नोलॉजी से ही तो हम टेक्नोलॉजी करके यूज़ करके हम प्रोडक्शन करेंगे। टूल्स क्या क्या लगेंगे, रॉ मटेरियल क्या क्या लगेंगे। ठीक है, सेकेंड क्या होता है? सेकेंड हो गया रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या रिलेशन है जो प्रोडक्शन के लिए भागीदार है। तो इसमें क्या देखते हैं? मालिक
और श्रमिक के बीच में क्या संबंध है ये देखा जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेशन और क्लास रिलेशन कि मतलब मालिक और लेबर में क्या क्या रिलेशन है। एक कंसेप्ट इनका है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। ये क्या कहते हैं, ये एक ट्रायंगल बनाए। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाइए, ये जैसे ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ये देख लो, ये हो गया बेस। बेस में हो गया इनका इकोनॉमिक, ये बेस हो गया तुम्हारा, एक मिनट सॉरी, ये हो गया ट्रायंगल। ठीक है, ये सब कुछ बेस में रखते थे। बेस में हो गया इकोनॉमी, या तो बेस में लिख दे रहा हूँ नीचे, ये हो गया बेस। ठीक है, ये बेस में हो गया। बेस में क्या था, इकोनॉमी। और सुपर स्ट्रक्चर में जिससे होगा लॉ, मतलब ये देखो स्टेट जो है इकोनॉमी पैसा से ही स्टेट भी काम करता है, लॉ भी पैसा से ही काम करता है। इनका कहने का मतलब ये था पॉलिटिक्स भी पैसा से ही काम करता है, रिलीजन भी पैसे से ही काम करता है, आइडियोलॉजी भी पैसे से, कल्चर भी पैसे से काम करता है। इनका मतलब ये था। तो सुपर स्ट्रक्चर जो है बेस पे ही बना है। अगर बेस सही है, इकोनॉमी बढ़िया है, तो जो भी चाहेंगे उसमें चेंजेस लाना चाहेंगे वो ला सकते हैं। इनका मतलब ये है। ठीक है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर में यही है इनका। ठीक है, ये क्या इकोनॉमिक बेस हो गया। सुपर स्ट्रक्चर में शामिल क्या क्या स्टेट है, लॉ है, पॉलिटिक्स है, और रिलीजन है, आइडियोलॉजी है, कल्चर है। ठीक है, क्लास का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। क्लास का कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, पूंजीवादी समाज के मुख्य विरोधाभास क्या है, बोर्जुआ मतलब प्रोलेटेरियन एंड बोर्जुआ मीन्स मतलब क्या, प्रोडक्शन मालिक जो होते हैं बोर्जुआ, और प्रोलेटेरियट मतलब जो लेबर वर्कर होते हैं उनको खाते हैं। एलिनिएशन क्या होता है, एलिनिएशन एक थर्ड कंसेप्ट इनका है। एलिनेशन का मतलब होता है कि विमुखता मतलब कोई काम में मतलब डिसीजन लेने में आप सक्षम नहीं है। जैसे कि कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन में वर्कर अपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट से डिसीजन ले पाए, लेबर नहीं ले पाते, ह्यूमन प्रोटेलिटी नहीं ले पाते, अदर पीपल से भी अलग हो जाते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का थिंकर में देखा जाए इमाइल दुर्कheim, जो कि फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनका सुसाइड थ्योरी था एक, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए, दुर्कheim ने सोशियोलॉजी को स्वतंत्र साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में विकसित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका साइंटिफिक डिसिप्लिन। ठीक है, ये किया था। और इनका एक यहाँ कंसेप्ट है सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य क्या होता है, सोशल फैक्ट वे होते हैं जो एक्टिंग, ये देखो एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग हैं, जो व्यक्ति से बाहरी होते हैं और उनके बिहेवियर, ये मेरे पास है बिहेवियर एंड कल्चर में डालते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जो सोशल फैक्ट होता है वो थिंकिंग होता है, फीलिंग होता है, एक्टिंग होता है, जो कि हमसे बाहर होता है लेकिन हमारे व्यवहार को चेंज करता है। जैसे एग्जांपल में दे रहे हैं, लॉ हो गया, कस्टम हो गया, नॉर्म्स हो गया, सोशल रूल्स हो गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। बाध्य होते हैं मतलब सोशल फैक्ट क्या होता है, बाध्य करता है। और बाह्य होता है, बाह्यता होता है मतलब बाहर होता है। अब बाध्य होता है मतलब आपको बाध्य करेगा कि आपको ये करना होगा। और ये व्यापक होता है मतलब हर एक समाज में, ऐसा नहीं सोशल फैक्ट एक ही जगह पे सकता है, जनरलिटी मतलब हर जगह पे सोशल फैक्ट पाया जाता है। इनका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट उनका हो गया मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ये क्या होता है, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल मतलब ये होता है, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में पाया जाता है। मतलब जो पहले के लोग थे एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। ठीक है, वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, एक दूसरे पे वो थे। यहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब एक दूसरे पे वो थे, स्ट्रॉन्ग लॉ अरे स्ट्रॉन्ग था, कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक दूसरे पे मतलब विश्वास करते थे कि हाँ नहीं भाई ये मेरा है तो इसके लिए करना है। लो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, तो मेरा काम कर दो मैं तुम्हारा काम कर दूँ, ये एक कंडीशन था वहाँ पे। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में ये था मॉडर्न सोसाइटी में होता था, मॉडर्न सोसाइटी में ये हो गया। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंस होता है, इंडिपेंडेंस होता है। मतलब एक दूसरे मतलब जैसे मैं अगर कार बना रहा हूँ तो कोई टायर बनाएगा, तो मतलब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रहेगी, भाई अगर वो चक्का नहीं देगा तो मेरा कार नहीं चलेगा। इसका मतलब ये होगा इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। हाई डिवीजन ऑफ लेबर, मेरे यहाँ हाई डिवीजन लेबर, मैं कार कैसे बनाता हूँ, ये मेरा डिवीजन ऑफ लेबर है कि ये कार बनाएगी, पेंटिंग करेगा, ये मतलब इस इंजन बनाएगी, ये होगा डिवीजन ऑफ लेबर रहेगा कि ये डिवीजन मतलब कि ये लेबर ये काम करेगा। और उसमें फंक्शनल डिपेंडेंस मतलब काम के लिए डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल में ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये चीज़ याद रखना, कीवर्ड क्या है। मैकेनिकल का सिमिलरिटी होती है। ठीक है, मैकेनिकल होता है सिमिलरिटी होती है। ऑर्गेनिक में इंटर डिपेंडेंट, ऑर्गेनिक मतलब समझ लो कि इंटर डिपेंडेंट होता है। जैसे ऑर्गन हमारे एक दूसरे पर डिपेंड करता है, ब्लड हार्ट से डिपेंड है, ऑक्सीजन ले रहा है, लंग्स डिपेंड है ऑक्सीजन, इसी समझ। ऑर्गेनिक मतलब समझ लो ऑर्गन से ही समझ, जिससे मेरा अगर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है उसी तरफ से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में। एनोमिक मतलब क्या होता है,
एनोमिक अराजकता, नियमहीनता। दुर्कहेम ने महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिया, एस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड सोशल रेगुलेशन कमजोर पड़ जाता है जो व्यक्ति को नॉर्मलेस एंड अनसर्टेनिटी का अनुभव हो सकता है। मतलब इसमें क्या होता है कि वो नियम कानून को फॉलो नहीं करेगा, एकदम उसको लगता है कि कुछ नियम कानून नहीं, मेरे पर कमजोर हो, रेगुलेशन अगर कमजोर हो जाता है तो कुछ भी कर देता है। तो यही कह रहे हैं, इनका एनोमिक मतलब ये होता है। वीक इन्फ्लुएंस सोशल रेगुलेशन, समझ गए? इसका मतलब ये हो गया कि अगर सोशल इन्फ्लुएंस जो है, समाज का दबाव जो है वो कमजोर हो जा रहा है तो वो एनोमिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक 7 है इनका सुसाइड। सुसाइड क्या होता है? आत्महत्या। इसको दुर्कहेम ने बताया, क्या बताया था कि दुर्कहेम ने कहा सोसाइड इज सोशल इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। अगर समाज में इंटीग्रेशन अगर ज़्यादा है आपका और ज़्यादा है तब भी आप सुसाइड कर लेंगे, और रेगुलेशन अगर ज़्यादा है तब भी सुसाइड कर लेंगे। तो अगर ये हाई हो गया तभी सुसाइड होता है, लो हो गया तो भी सुसाइड होता है। तो इसके चार प्रकार के दिए थे। पहला टाइप है इगोस्टिक, अगर लो इंटीग्रेशन है तो भी आप सुसाइड कर लेंगे। एल्ट्रोस्टिक में क्या होता है? हाई एग्जीक्यूटिव इंटीग्रेशन, ज़्यादा इंटीग्रेशन हो गया तो उसमें हो जाएगा। एनोमिक क्या हो? लो रेगुलेशन हो गया तब भी मर जाते हैं लोग, और होलिस्टिक में क्या होता है? हाई रेगुलेशन हो गया तब मर जाते हैं। तो ठीक है, इसका ट्रिक बना याद कर लो। क्या होता है इसको ट्रिक का? तो ऑल इज इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, ठीक। इसका देखो इंटीग्रेशन में इगोस्टिक एलोस्टिक होता है, तो इसको याद ट्रिक बना लो, ये आई ऑल ईजी, इसको ऐसे याद कर लो। रेगुलेशन में रफा कर लो, रफा, ठीक है, इसका ट्रिक बना लो इसे। नेक्स्ट सेकंड क्लास कर में आ गए मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो कि ब्यूरोक्रेसी दिए थे, और ये भी फ्रांस के थे, जर्मन के, सॉरी फ्रांस, ये जर्मन के थे। ठीक है, ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग इस पे बहुत जोर देते हैं। वेस्टर्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट वो की कंसेप्ट था। पहले वेबर क्या थे भैया, इसको देख लो। वेबर ने सोशियोलॉजी को इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटेट करना, किसी चीज़ को इंटरप्रेटेट करके उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। वेस्टर्न क्या होता है? ये भी इंटरप्रेट, एक दूसरे को समझना है, इंटरप्रेटेट करके समझना है। ठीक है, सोशल एक्शन को समझाने के लिए एक्टर को सब्जेक्टिव मीनिंग को समझाने की आवश्यकता होती है। सोशल एक्शन क्या होता है? ये चार प्रकार के, इंस्ट्रूमेंटली रैशनल एक्शन, और गोल ओरिएंटेड, जो कि गोल ओरिएंटेड हो, मीन्स, ठीक है, गोल ओरिएंटेड मीन्स एंड एंड को कैलकुलेट करता है। वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन, किसी वैल्यू बिलीव को के आधार पर एक्शन करता है। अफेक्टिव फैक्चुअल एक्शन क्या होता है? इमोशन पे, फैक्चुअल में तो इमोशन से प्रेरित होकर करता है। ट्रेडिशनल क्या होता है? हैबिट एंड कस्टम के आधार पर वो करता है। तो इसका आई वेट, इसको याद करने का तरीका यही है, आई वेट, ये याद करना। इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इनका है आइडियल टाइप। आइडियल टाइप क्या कहते हैं? मतलब किसी चीज़ को आदर्श में बांध के उसी के हिसाब से अपने बिहेवियर को करूं, उसको कहते हैं आइडियल टाइप। ठीक है, जैसे वेबर ने एनालिटिकली टूल्स कहा कि यह वास्तविक दुनिया को एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, बल्कि किसी सोशल फिनोमेना को एनालाइज करने के लिए बनाया गया है। कंसेप्चुअल मॉडल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी, जैसे ब्यूरोक्रेसी में जो आदर्श बनाए हैं उसी के हिसाब से करते हैं। कैपिटलिज्म में भी जो रूल नियम्स बनाए गए हैं उसी के हिसाब से वो काम करता है। अथॉरिटी में भी वो जो नियम कानून बनाए गए उसी हिसाब से काम करता है। इसका मतलब यही हो गया। आइडियल टाइप में तो एक आदर्श रूप में बना, प्रारूप बना लिया हूँ, उसी के हिसाब से मैं काम करूँगा, उसके अंदर इधर जाऊँगा मैं उधर जाऊँगा, इसका मतलब यही समझो। ठीक है, अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो उसमें बता देना है ब्यूरोक्रेसी जैसे जिसको जो नियम कानून दिए गए हैं उसी हिसाब से काम करता है। अगर उसके नियम कानून का ज़्यादा हानि हो रहा है किसी के फायदा के लिए तो वो अपने नियम कानून से ही चलेगा, ना दिखेगा कि हाँ तो आपको कितना नुकसान हो रहा है कितना फायदा हो रहा है। तो यही बात है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी ये प्राधिकार। वेबर ने रेगुलेशन डोमिनेशन के 3 प्रकार बताए। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या होता है? जो परंपरागत, जैसे हमारे माता पिता जो हायरार्की बनाए हैं उसी हिसाब से मैं करूँगा। तो ट्रेडिशनल मोनार्की इसमें देखा जाता है। करिश्मेटिक में जैसे गांधी जी हो गए, गांधी जी ने क्या किया था? तो कोई अपने आंदोलन शुरू किए, उनका सत्ता चल गया, तो ये करिश्मेटिक मतलब जैसे गांधी हो गए।
तो इसमें क्या होता है, तो व्यक्ति के एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या करिश्मेटिक पर आधारित होता है। जैसे एग्जांपल करिश्मेटिक लीडर्स कोई होगा, जैसे गांधी जी समझ लो। लीगल रेशनल अथॉरिटी, रूल एंड लॉ के आधार पर जो होगा, जैसे मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में देखा जाए। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, TCL, ठीक है, इसको याद कर लो, इसका TCL, ट्रेडिशनल, करिश्मेटिक, लीगल एंड रेशनल, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ये एक आइडियल टाइप हो गया, वेबर के द्वारा आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी होगा। जैसे क्लियर हायरार्की होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, फॉर्म्स रूल होता है, इंटर पर्सनालिटी होता है, रिटेन डॉक्यूमेंट, जो भी रिटेन डॉक्यूमेंट्स ही चला जाता है, टेक्निकल कंपेटेंस होता है, कैरियर ओरिएंटेड होता है। की आइडिया इसका यही है, ठीक है। की आइडिया मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में लीगल रेशनल अथॉरिटी का प्रमुख ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है, ठीक है। प्रोटेन एथिक्स एंड स्पिरिचुअल कैपिटलिज्म, ये क्या था, इन्होंने एक कि ये कोई धर्म किस प्रकार, किस आधार पे उसको ज़्यादा अमीर हो जाता है, किस प्रकार से ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसी पे उन्होंने एक रिसर्च किया था। तो उन्होंने देखा कि ईसाई जो लोग हैं वो ज़्यादा अमीर क्यों हो जा रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म पे किया था और जैनिज़्म पे, ज्यूइश में किया था, तो उन्होंने देखा कि ईसाई लोग ज़्यादा अमीर क्यों हो जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि वो अपने जो ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं करते थे, अपने जितना भी कमाई करते थे उसका 80% और 50% वो क्या करते, इन्वेस्ट कर देते थे। वही इनका रिसर्च था इसमें, ठीक है। वेबर ने रेगुलेशन ऑफ द कैपिटलिज्म के संबंध का अध्ययन किया। मुख्य आर्गुमेंट क्या था, प्रोटेक्शनिज्म पार्टिकुलर वर्क एथिक्स में डिसिप्लिन होते थे, इकोनॉमिक बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। उन्होंने विशेष रूप से कैल्विनिज्म की धार्मिक एथिकल के अवतार मॉडर्न कैपिटलिज्म स्पिरिचुअल के संबंध में चर्चा किया था। उन्होंने यही देखा कि कैल्विनिज्म किस आधार पे बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, इसमें यही रिसर्च किया था उन्होंने, ठीक है। जॉर्ज सीमल, जॉर्ज सीमल ने क्या हुआ था, ये नेक्स्ट थिंकर है भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमल ने सोशियोलॉजी को फॉर्म ऑफ द सोशल इंटरेक्शन की अध्ययन किया। सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, समाज में मैंने आपसे मिला तो मेरी क्या आपको देख के क्या विचारधाराएं है, क्या व्यवहार मेरे चेंज हुए, वही मैं देखता हूँ कि सोशल इंटरेक्शन कैसा हुआ, ठीक है, के अध्ययन को देखा। कंसेप्ट क्या देता है, सोशल इंटरेक्शन, फॉर्म ऑफ द कंटेंट, डायट ट्राइड, ये इनका था फॉर्म, और स्ट्रेंजर, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सचेंज, फैशन, डाइट। दो व्यक्ति के ग्रुप को डाइट करते हैं, तीन व्यक्ति को डाइट करते हैं, ठीक है। यही था इनका कि मतलब अगर मिलता हूँ मैं तो किस तरह से मेरा क्या होता है, बिहेवियर बदलता है, वही दिखाया गया था। ये याद रखना, डाइट कौन दिया था, टाइट कौन दिया था, स्ट्रेंजर कौन दिया था, कॉन्फ्लिक्ट कौन दिया था, एक्सचेंज, फैशन, डाइट, ये इसको याद रखना। ये बहुत इसे आता नहीं, बस खैर देख लेना एक बार। जॉर्ज हार्वर्ड मेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर, इनका तो एक कहानी आना था। ये तो मेन इनका था सिंबॉलिक इंटरेक्शन, एक सिंबल से मैं किस प्रकार से, जैसे जैसे विन का, जैसे हम लोग दिखाते हैं ना ये वाला विन, तो इससे के इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिंबल से मैं क्या समझ रहा हूँ, ये मतलब है इसका, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, आई का मतलब ये होता है, तो उन्होंने दो कंसेप्ट, आई एंड मी, आई एंड मी, ठीक है। आई में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ, और मी का क्या होता है, सोशलाइज्ड, मी मतलब सोशलाइज्ड होता हूँ, एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, मेरा सोशलाइजेशन के जैसा होता है उसी हिसाब से मैं करूँगा। आई मतलब मैं खुद से करूँगा कि मैं सेल्फ में कैसे अपना बनाया हूँ, मैं जैसे मैं अहंकार वाला होता है। और मी मतलब मेरा, मेरा मतलब सबका हो जाएगा, जो समाज ने मुझे बनाया तो वही, ठीक है। स्टेज ऑफ सेल्फ, स्टेज ऑफ सेल्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये होता है, ये प्रिपेयर स्टेज, ये छोटा बच्चा जो होता है, प्ले स्टेज, गेम स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 3, ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज ऑफ सेल्फ के क्या होते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, स्टेज हो गया। जब छोटा बड़ा बच्चा हो जाता है, ये जनरलाइज होता है, मतलब जो सबके लिए वो, जिससे हम जनरलाइज होते हैं, वो हो गया, ठीक है। समाज की व्यापक एक्सपेक्टेशन और एटीट्यूड को व्यक्ति इंटरनलाइज करते हैं, ठीक है। चार्ल्स कूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कूले देखो, लुकिंग सेल्फ ग्लास, इसमें क्या होता है, जैसे हम अपने जैसे बाल या फेस को ठीक करने के लिए हम सामने मिरर में देखते हैं, उसी हिसाब से अगर वो इंसान अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए रिलेशन कैसा होगा, वो क्या करता है, समाज में देखता है, समाज को देखता है, उसी हिसाब समाज को एक आईने की तरह देखता है, उसी हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज करता है। इसका मतलब यही कंसेप्ट हो गया और कुछ नहीं इसमें। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, इसमें सेल्फ कंसेप्ट दूसरे लोगों की इमेजिन, ठीक है, इमेजिन्ड रिएक्शन के माध्यम से विकसित होता है। जैसे मैं समाज में गया तो देखा कि यार वो ऐसे कपड़े पहनता है, वो ऐसे रहता है, तो मैं भी उसी हिसाब से अपना कपड़ा पहनूंगा कि देखो यार वो समाज उसको बड़ा वेटेज दे रहा है कि ऐसे अगर होना, तो मैं भी उसी हिसाब से करूँगा, ठीक है।
इसके 3 कंसेप्ट क्या है? हम कल्पना करते हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, हम कल्पना करते हैं कि वे हमें कैसे जज करते हैं, वो जजमेंट के आधार पर हमारे फीलिंग सेल्फ या कंसेप्ट विकसित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता क्वेश्चन ये। सिंबॉलिक इंटरेक्शन में क्या होता है? इसमें देखो मुख्य सोसाइटी इंटरेक्शन हुआ, सिंबल बना, फिर मीनिंग उसका क्रिएट किया है, इसका मतलब ये हो गया। तो सोसाइटी में गया, सोसाइटी इंटरेक्शन हुआ, उसके सोसाइटी में मैंने सिंबल दिखा कि हाँ इसका सिंबल ये है, दिखा रहे हैं, मतलब जैसे वीन का ये सिंबल कोई दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? जैसे वीन वो दिखाते नहीं वी, तो इसका मतलब हम मीनिंग क्या करें कि वो विजय हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो मानव बिहेवियर केवल एक्सटर्नल स्टिमुलस के से आधारित नहीं होता, बल्कि स्टिमुलस को मीनिंग देता है और उसी मीनिंग के आधार पर एक्शन करता है। की थिंकर क्या हो गए? जैसे कौन कौन दिया था इसको? तो इसमें मिड ने दिया था, ब्लूमर ने दिया था, कूले ने दिया था। सिंबॉलिक इंटरेक्शन अगर पूछा जाए तो 3 थिंकर को याद रखना तुम। पहला मिड हो गए, दूसरा हर्बर्ट ब्लूमर ने और कूले ने दिया था। ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर ने 3 प्रिंसिपल दिया था। लोग चीज़ों के प्रति उसके मीनिंग के आधार पर एक्ट करते हैं। मीनिंग सोशल इंटरेक्शन से उत्पन्न होती है। मीनिंग इंटरप्रिटेशन प्रोसेस द्वारा मॉडिफाई होता है। इन्होंने 3 बात कहा था। पहला हर्बर्ट ब्लूमर ने 3 प्रिंसिपल दिया था। पहला एक कि मतलब जो हम मीनिंग देखते हैं उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। मीनिंग सोशल इंटरेक्शन होता है। मीनिंग कैसे बनाएंगे? हम समाज में इंटरेक्शन करेंगे तभी तो मीनिंग निकलेगा। अब मीनिंग क्या करो? इंटरप्रिटेट प्रोसेस मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंकर हम तालकट पांसर एजियल थ्योरी दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर ये, और सोशल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी कहा जाता है इनको। सोसाइटी को इन्होंने इंटरकनेक्टेड सिस्टम भी माना जाता है। ठीक है, एजियल थ्योरी इन्होंने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजियल थ्योरी। ठीक है, एजियल थ्योरी को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता रहता है क्वेश्चन में। तो ये क्या है? हर सोशल सिस्टम को 4 फंक्शन रिक्वायरमेंट होते हैं पूरी करने के लिए। पहला क्या है? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब जैसे कि इन्वायरमेंट में कैसे अडाप्ट करता हूँ, से रिसोर्स प्राप्त करता है। जैसे इन्वायरमेंट में अडाप्ट किया, कहीं गर्मी धूप है तो वहाँ अडाप्ट में निकला। ठीक है, फिर क्या हुआ? जी मतलब गोल अटेनमेंट, मतलब गोल मैं निर्धारित करूंगा कि मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है। कोई भी समाज में अगर देखा हो तो यही 4 चीज़ से बनता है। पहला में समाज में जाएगा वो, तो इन्वायरमेंट में किसी इन्वायरमेंट उसको अडाप्ट करना है। पहले अडाप्ट कर लिया, फिर वो सोचेगा कि यार मेरा क्या गोल है, मेरा क्या एम है। तो ठीक है, किसी समाज में के लिए तो क्या होगा? वो पहले इन्वायरमेंट में गया, अपने आप को अडाप्ट किया। अडाप्ट करने के बाद फिर सोचने लगा, गोल कुछ बनाया, तो गोल निर्धारित करने किया। फिर क्या किया? आई मतलब इंटीग्रेशन मतलब लोगों से मिलने लगा कि हाँ यार देखो भैया मुझे ये काम करना है, वो इंटीग्रेट हुआ। ठीक है, लेटेंसी पैटर्न मेंटेनेंस किया, वैल्यू पैटर्न बनाने लगा कि हाँ यार देखो ये काम करना है मुझे कैसे हिसाब से। तो इसका मतलब ये हमेशा याद रखना है, ये एडाप्टेशन। जी मतलब गोल अटेनमेंट, और आई मतलब इंटीग्रेशन, लेटेंसी मतलब पैटर्न मेंटेनेंस। ठीक है, SEIL। ठीक, चलो नेक्स्ट। रॉबर्ट की मर्टन, ये भी इंपॉर्टेंट थिंकर है। इनका मैनिफेस्ट एंड लेटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। मर्टन जो कि मर्टन ने फंक्शनल एनालिसिस को अधिक प्रिसाइज बनाया। ठीक है, मैनिफेस्ट एंड लेटेंस। मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होता है? ये देखो ये याद रखना है, एक सेकंड। इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसका मतलब ये यही पूछेगी, की पॉइंट यही रहेगा आपका। अन इंटेंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड ये पूछेगा लेटेंट में, यही रखो याद। डिसफंक्शन मतलब ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंसेस जो सोशल सिस्टम को स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, डिसफंक्शन उसका हो गया। मिडिल रेंज थ्योरी, ये इनका एक इंपॉर्टेंट है। मिडिल रेंज थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर गेट जो भी दे रहा होगा उसके लिए दिखेगा तो गेट में बहुत है, ये दिया है, लेकिन नेट में नहीं दिया है, ये गेट में दिया है। तो मर्टन ने ग्रैंड यूनिवर्सल थ्योरीज और पॉपुलर इम्पेरिकल रिसर्च में के बीच मिडिल रेंज थ्योरी को बताया। मतलब क्या होगा कि जो तो यार कोई दिक्कत है, इसे मिडिल पाथ नहीं कहते हैं, तो मिडिल पाथ अपना लो, तो वही मिडिल रेंज थ्योरी यही हो गया कि जो ऊपर वाला देख रहे हो ज़्यादा नुकसान कर रहा है, नीचे वाला बहुत फायदा कर रहा है, तो इसका चलो मिडिल पाथ अपनाते हैं रिसर्च में है, तो ये वाला ले लेता हूँ मैं, यही सही रहेगा मेरा। तो इनका मतलब यही था। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो थे उनका मैं थिंकर जो है उनको याद रखना।
सोसाइटी में कोई भी चीज़ हो तो पावर और इक्वालिटी और के ही हिसाब से करते हैं। जैसे की थिंकर हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, डारेंडार्फ हो गए, C.W. मिल्स जो कि हो गए, क्लूजर हो गए। और देखो इस क्लूजर के मिल्स का क्या था, पावर डोमिनेंट इनक्वालिटी क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज, यही इनका मुख्य बात था कि इसी पे बात ये लोग करते थे। ठीक है, यहीं पे क्लास खत्म होती मेरी, क्योंकि इसके आगे है क्या। हाँ अच्छा, इसको फिनोमिनोलॉजी ये कौन था दिया, अल्फ्रेड सूट्स ने दिया था। फिनोमिनोलॉजी के मतलब क्या होता है, एवरीडे लाइफ जो है उसको मैं ध्यान करूंगा। ठीक है, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन का जो घटनाएं घट रही हैं उसको मैं नोटिस करूंगा। सब्जेक्टिव मीनिंग करूंगा, कॉमन सेंस से नॉलेज करूंगा, लाइव वर्क और लाइव वर्क। ठीक है, उसके मैं देखूंगा तो क्या करें, वो एवरीडे सोशल वर्ड जिसे व्यक्ति नेचुरली टेकन फ्रॉम द ग्रांटेड मानकर चलता है, वही दिखाता है। ठीक है, इसका मतलब ये मुख्य बात ये समझो कि एवरीडे लाइफ में जो हमारी घटनाएं घट रही हैं मैं उसको ही देखूंगा। ठीक है, वही होता है और कुछ नहीं इसमें। ठीक, नेक्स्ट एथनोमेट्रोलॉजी में क्या होता है, इसमें भी एवरीडे लाइफ दिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि गार्फिल्ड ये देखो मेन यार, और कुछ नहीं पूछेंगे कौन क्या होता है, इसमें यही पूछा जाएगा एथनोमेट्रोलॉजी कौन दिया था, ये कौन दिया था, मेन थिंकर याद रखो हेराल्ड गारफिंकल, कुछ नहीं तुमको याद रखना है, यही पूछता है। यह अध्ययन करता है कि ऑर्डिनरी पीपल साधारण पीपल जो होते हैं एवरीडे लाइफ में सोशल ऑर्डर को कैसे प्रोड्यूस और मेंटेन करते हैं, यही देखा जाता है। ठीक है, इंडेक्सिटी मतलब इंडेक्स बनाता है, रिफ्लेक्टिविटी को किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कैसे, अकाउंटेबिलिटी मतलब अकाउंट बनाती है कि हाँ मैंने ये काम किया था। ब्रांचिंग एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को ब्रांच करता है कि हाँ ये मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, फिर ये एक्सपीरियंस किया था, मतलब इसको कंसेप्ट मतलब ये जैसे एथनोमेट्रोलॉजी जब हम करेंगे तो क्या क्या कैसे करते हैं, तो उसमें इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स बना के रिफ्लेक्टिविटी रिफ्लेक्ट करेंगे कौन कौन सी है, फिर अकाउंटेबिलिटी करेंगे, अकाउंट करेंगे हाँ ये चीज़ करना है मुझे, ब्रांचिंग करेंगे, एक्सपीरियंस जो जो हो वो करते हैं। ठीक है, इसमें की क्वेश्चन में क्या होगा, रोजमर्रा की जिंदगी में सोशल रियलिटी को कैसे बनाते हैं समझते हैं, यही देखते हैं। डर्मेटिकल अप्रोच में क्या होगा, ये देखो ये बस कुल इसको याद रखो कि कौन डर्मेटिकल अप्रोच कौन दिया था, थिंक कंसेप्ट गारफिंकल दे दिया था, एरविन गारफिंकल दिया। ठीक, ये कुछ भी नहीं तुमको याद रखना है, यही ध्यान देना है। सोशल इंटरेक्शन इंटरेक्शन ऑफ द थिएटर ड्रामा। ठीक है, ठीक है, इसमें ये मतलब ये ड्रामेटिकल मतलब से क्या होता है, एक जो पिक्चर जो बनाता है, जैसे जो हीरो है वो अपना जो सामने शो में प्रेजेंट करता है, ड्रामा करता है, उसी को दिखाया जाता है कि ये कोई इंसान अपने फ्रंट स्टेज में जाके कैसे ड्रामा करता है, बैक स्टेज में कैसे जाके ड्रामा करता है, यही बात कहा गया था। इसमें क्या है, सोशल इंटरेक्शन थिएटर ड्रामा के रूप में समझाया गया था। सोशल इंटरेक्शन जो कि ड्रामा के में समाज में लोग जो जाते हैं फ्रंट स्टेज में, क्या मतलब जैसे समाज में बाहर गए तो जेंटलमैन की तरह काम करेंगे, घर में आ गए फिर वही हुड़दंगे अपना शुरू कर देते हैं, दोस्तों के साथ रहेंगे तो किस तरह से बिहेव करेंगे, क्लासरूम में रहेंगे तो किस तरह से बिहेवियर करेंगे, वही बताया गया था इसमें, और कुछ नहीं है। जैसे फ्रंट स्टेज में जहाँ व्यक्ति पब्लिक के परफॉर्मेंस करता है, और बैक स्टेज में जहाँ व्यक्ति पब्लिक के परफॉर्मेंस से हटकर रियलिटी, जैसे ऐसे देखो एक स्टूडेंट है वो अपने दोस्त के साथ कैसे करेगा, बैक स्टेज में चला गया, फ्रंट स्टेज में चला गया तो मतलब क्लासरूम में कैसे टीचर के सामने बिहेव करेगा, वही इसमें समझाया गया कि सोशल में ड्रामा करते हैं लोग, समाज में ड्रामा के हिसाब से जैसे ड्रामा करता है पिक्चर में, उसी हिसाब से समाज में लोग अपने आप को मतलब शो अप करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है, सिंपल चीज़। इंप्रेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि अपने इंप्रेशन, जैसे अब हम ड्रामा करते हैं इंप्रेशन को मैनेजमेंट करते हैं ना, कि मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे काम करता था और जाके क्लासरूम में टीचर के सामने कैसे कर रहा हूँ, यही होता है इंप्रेशन मैनेजमेंट। कह रहा है दूसरे के सामने अपनी डिज़ायर में इमेजिंग प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया थिंकर है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अकाउंट का जैसे अगर देखा जाए तो क्या था, पॉजिटिव 3 स्टेज दिया था, स्पेंसर ने दिया था ऑर्गन एनालॉजी इवोल्यूशन, मार्क्स ने दिया था क्लास कॉम्प्लेक्स, ये जो अरे मतलब जो थिंकर हैं उनके की कंसेप्ट क्या है वही मैं दिखा रहा हूँ इसमें। ठीक है, इसको देख लेना। तो क्या हो गया, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एलिनिएशन, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये दिया था किसने, मार्क्स ने दिया था। दुर्किम ने दिया था सोशल फैक्ट, सॉलिडारिटी, इकोनॉमिक, उसके बाद सुसाइड याद करो उनका, डिवीजन ऑफ लेबर इनका देखो, और देख लो डिवीजन ऑफ लेबर, DOS डिवीजन ऑफ लेबर L, और फिर सुसाइड इनका रखो, बेबर में बेस्टे हैं सोशल एक्शन आइडियल टाइप, सेमल में डायट ट्रायड एंड सोशल नॉर्म्स, इसको याद रखना। मिड में IME और जनरलाइज्ड, कुली में सेल्फ लुकिंग ग्लास सेल्फ हो गया, पार्सन में जियाइल। ठीक है,
उसके बाद फिर मर्टन में क्या हुआ, मैनिफेस्ट, लेटेंट, फंक्शन, डिसफंक्शन, मिडिल रेंज थ्योरी, सूट ने लाइफ वर्ड इनका याद रखो, और फिनोमिनोलॉजी। गार्फिंकल में एथनोडोलॉजी, ब्रांचिंग, ठीक है, और क्या था, इंडेक्सिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये हो गया। और गवर्नमेंट में डायमेट्रोलिज्म, इंप्रेशन मैनेजमेंट पीछे वाले कलर में दिखाया। और फुकौट में क्या हो, नॉलेज, पावर, डिस्कोर्स, ये है। ठीक, अगर ये भी याद रखोगे ना, इसमें बता रहा हूँ मैं, 5-7 क्वेश्चन तो आपको बन जाएंगे ऐसे ही। ये बस पॉइंट ही याद कर लोगे तो अच्छे से बन जाएंगे आपके। ठीक है, आगे तो कुछ है नहीं इसमें, तो मैं यही ख़त्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको स्टडी बाय डीबी बहुत ही कंसाइज में नोट्स दे रहा है, जो कि की पॉइंट, जो कि एग्जाम, क्योंकि मेरे पास 20 दिन बचे, 20 दिन में मुझे अपने आप को बहुत बेहतर दिखाना है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको ही बस पढ़ो, और कुछ नहीं पढ़ना आपको। इससे मैं बता रहा हूँ आपका नेट जेआरएफ सब निकल जाएगा, बस अच्छे से इसको रिवीजन कर लो। ठीक है, चलो मैं अभी क्लास इसी पे ख़त्म करता हूँ। आप लोग स्टडी बाय डीबी को लाइक सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बता देना कि हाँ यहाँ पे राहुल सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और आप लोग बने रहना, अपने पढ़ाई को जारी रखना। ठीक है, चलो जय हिंद। जिसको अगर पीडीएफ जिसको चाहिए वो मुझे कमेंट्स कर देगा इस यूट्यूब पे ही, तो मैं इसको पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।